नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी के सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 93 में आपका स्वागत है। और ये एमसीक्यूज़ जो है वो मूल्य, मानदंड, जनरीति, प्रथा, लोकाचार जो है इनसे संबंधित है। और इनसे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं अक्सर एग्ज़ाम्स में 1 या 2 प्रश्न आते ही आते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि इसमें आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। और 20 क्वेश्चंस है इसमें। 20 क्वेश्चंस में जितना ज़्यादा कवर हो सकता था उतना मैंने कवर किया। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक मानदंड की व्याख्या नहीं करता। तो इसमें देखिए नहीं शब्द आया है। ठीक है, और नहीं शब्द आया है तो इसका मतलब है कि आपको पहले नहीं का ध्यान देना है। अक्सर हाँ और नहीं के चक्कर में हमारे जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाते हैं। ठीक है, पहला है मानदंड व्यवहार की रूपरेखा को दर्शाता है, तो बिल्कुल दर्शाता है। ठीक है, तो ये आंसर सही नहीं होगा। मानदंड सामाजिक मूल्यों पर आधारित है, बिल्कुल मूल्यों पर आधारित है, तो ये भी सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है। ठीक है, कि कौन सा मानदंड की व्याख्या नहीं करता। मानदंड हमेशा मनुष्य के व्यवहार को निर्धारित नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्योंकि कोई भी मानदंड हो, मानदंड की स्पेशल जो विशेषता होती है वो यही है कि मानदंड हमेशा व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करता है, व्यक्ति के व्यवहार का मानक होता है। ठीक है, मानदंड के आधार पर ही हम जान जाते हैं कि इस व्यक्ति का व्यवहार जो है समाज के अनुकूल है या नहीं है। और डी जो है मानदंड हमेशा स्वीकृति पर आधारित नहीं होता। ठीक है, तो ये भी नहीं रहेगा क्योंकि मानदंड स्पेशली जो होता है वो व्यवहार का मानक होता है, मापदंड होता है कि व्यक्ति कैसा व्यवहार कर रहा है। ठीक है, स्पेशली यही होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वह सब कुछ जो सामाजिक रूप से सीखा तथा समाज के सदस्यों द्वारा आपस में बांटा जाता है वह क्या है। तो वह जो है संस्कृति है। ठीक है, संस्कृति को कहा गया है कि ये सीखा हुआ व्यवहार है। समाज में समाज के सदस्यों से मिलकर समाज के लोगों से हम सीखते हैं, वही संस्कृति है। ठीक है, तो संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है, जबकि प्रथा, लोकाचार, मूल्य ये सब सीखते नहीं हम, ये सब हमको समाज के लोगों के द्वारा हम पर थोप दिया जाता है। ठीक है, संस्कृति को हम सीखते हैं धीरे धीरे, हमारा कल्चर क्या है, हमको कैसे कपड़े पहनने हैं। ठीक है, और हमको कैसा खाना खाना है, हमको कैसा त्यौहार मनाना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, धीरे धीरे हम इसको सीखते चले जाते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत में कुछ और त्यौहार होंगे, उत्तर भारत में और हैं, और पूर्वी भारत में कुछ और ही चीज़ें हैं। ठीक है, तो संस्कृति को हम सीखते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी समुदाय या समाज में व्यवहार के स्थापित स्वरूप या फिर पैटर्न क्या कहलाते हैं। तो देखिए कई कई क्वेश्चन में पैटर्न शब्द आता है। ठीक है, तो पैटर्न शब्द की वजह से मैंने यहाँ पे पैटर्न भी लिख दिया। तो स्वरूप पूछे या फिर पैटर्न पूछे, आपको लिखना वही चीज़ है। ठीक है, तो व्यवहार के स्थापित जो पैटर्न है, स्वरूप है, वो प्रथा कहलाते हैं। ठीक है, चूँकि यहाँ पे स्थापित पूछा है कि अच्छे से पूरे जड़ों में स्थापित हो चुका है, स्थायी रूप से समाज का अंग बन चुका है। ठीक है, और इसे मिटाना बहुत ही मुश्किल है, इसमें ये सब चीज़ें छिपी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथा सही हो जाएगा। समाज में व्याप्त ऐसा विश्वास जो अच्छा तथा वांछनीय हो क्या कहलाता है। तो समाज में देखिए ऐसा विश्वास जो अच्छा, तो मूल्य हमेशा अच्छा माना जाता है। ठीक है, और समाज के अनुकूल माना जाता है। मूल्य को हमेशा अच्छा माना जाता है और समाज के अनुकूल माना जाता है। जैसे ईमानदारी है, देशभक्ति है। ठीक है, वो क्या है, सामाजिक मूल्य है। तो मूल्य को अच्छा माना जाएगा। कभी भी झूठ बोलना कोई मूल्य नहीं हो सकता, हमेशा सत्य बोलना ही मूल्य होता है। और वांछनीय होता है, समाज के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है, समाज के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समाज में व्यवहार, मानव व्यवहार का मानक किसे कहते हैं। तो मानव व्यवहार का मानक जो होता है वो मानदंड होता है। मैंने आपको बताया कि मानदंड का मतलब होता है कि व्यवहार के ऐसे मानक, ऐसा नियम, ऐसा नाप तौल का एक पैमाना होता है कि व्यक्ति का व्यवहार जो है वो समाज के अनुकूल है या नहीं है। ठीक है, तो मानदंडों के अनुकूल व्यवहार करेंगे तो समाज आपको बहुत सम्मान देगा। ठीक है, क्योंकि आप समाज की बातों को मान रहे हैं। और मानदंडों को विपरीत अगर आचरण करेंगे तो समाज आपको सम्मान नहीं देगा, क्योंकि आप समाज के आचरण के विपरीत आचरण कर रहे हैं। ठीक है, जो समाज ने मानक बनाया है उसके विपरीत आप कर रहे हैं। तो व्यवहार के मानक की जहाँ भी बात आए तो आंखें बंद करके मानदंड पे आप लगाएंगे। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि सामाजिक प्रतिमानों के अनुरूप बार बार होने वाले परिस्थिति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो यहाँ देखिए सामाजिक प्रतिमान के अनुरूप, ठीक है, यानी सामाजिक प्रतिमान की बातों को हम मान रहे हैं। ठीक है, उनका हम विरोध नहीं कर रहे हैं, तो उसके अनुरूप जब बार बार परिस्थिति में परिवर्तन होता है तो क्या कहलाता है, परिस्थिति क्रम। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, पहले स्टूडेंट था, फिर वो
एक छोटा अधिकारी बना, फिर बड़ा अधिकारी बना, फिर उसने राजनीति को ज्वाइन कर लिया और वो नेता बना, फिर किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, फिर प्रधानमंत्री बना। इस तरह से वो उसका जो पद है एक के बाद एक जब बढ़ता चला गया। ये सारे पद सामाजिक मानदंडों के अनुकूल हैं, ठीक है। उसने सारे के सारे प्रोसीजर को पूरा किया तब जाकर उसको ये पद मिले। तो इसीलिए सामाजिक मानदंडों के अनुरूप जब हम एक के बाद एक पद धारण करते हैं तो वो क्या है, परिस्थिति क्रम है, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि समाजशास्त्रीय शब्दावली में मूल्य किसे कहते हैं। तो अगर एक शब्द में मूल्य की बात की जाए तो मूल्य का मतलब होता है आदर्श नियम, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक सामाजिक अनुसंधानकर्ता ने वैज्ञानिक मूल्य के अनुसार जिन समस्याओं का अध्ययन करने तथा उनके प्रत्ययीकरण के लिए चुना, मैक्स वेबर की शब्दावली में उसको क्या कहेंगे। तो मैक्स वेबर ने मूल्य निर्णय, मूल्य तटस्थता, मूल्य प्रासंगिकता की बात कही है। मूल्य प्रवाह भी एक टर्म है, ठीक है। तो इसमें देखिए मूल्य प्रासंगिकता का मतलब है कि जो मूल्य जिस चीज़ के लिए बना है उस मूल्यों को फॉलो करते हुए यदि हम काम करते हैं। जैसे मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए समाजशास्त्र का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। आपको और भी चीज़ें आनी चाहिए, आपको जीएस आना चाहिए, ठीक है, और आपको टीचिंग स्किल्स आनी चाहिए। तो ये सारे मूल्य हैं, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ये सारे मूल्य हैं और इन मूल्यों को फॉलो करते हुए इन चीज़ों को हमने पढ़ा, देखा, समझा, जाना और उसके बाद आयोग के लोगों ने हमारा क्या किया, एग्जामिन किया और उसमें हम परफेक्ट पाए गए कि हाँ इनमें ये सारी क्वालिटीज़ हैं और इनको ये पद दे दिया जाए। तो ये क्या होगा, ये मूल्य प्रासंगिकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अनुसंधानकर्ता ने क्या क्या वैज्ञानिक मूल्यों के अनुसार, यानी जो एक अनुसंधानकर्ता के मूल्य होते हैं उनके अनुसार किसी समस्या का अध्ययन किया और प्रत्ययीकरण के लिए, यानी उसको हम पूरी तरह से सामान्यकृत किया। हमने उस समस्या को पूरी तरह से वैज्ञानिक चरणों तक ले गए, ठीक है। तो इसमें मूल्य प्रासंगिकता आएगा क्योंकि इसमें वैज्ञानिक चरणों का पूरी तरह से पालन किया गया है और चूंकि वह अनुसंधान के लिए यानी रिसर्च के लिए ही वैज्ञानिक चरणों का पालन कर रहा है तो मूल्यों के अनुकूल है, यानी मूल्यों से प्रासंगिकता रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सभी मनुष्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे वस्त्र धारण करेंगे तथा अपने मृतकों को दफनाएंगे। यह किसका उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, क्लियर कर लीजिए अपने माइंड में कि जब जनरीति की बात होती है तो जनरीति में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम करते हैं या नहीं करते हैं और जनरीति का पालन न करना बहुत बड़ा अपराध नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है हमारे घर आया है और हमने उसको नमस्ते नहीं किया तो इसका मतलब उसने जनरीति का पालन हमने नहीं किया, ठीक है। और वस्त्र पहनना जो है वो रूढ़ी है, लेकिन किस कलर का वस्त्र, यानी जैसे जैसे अकेजन होता है, अकेजन के अनुसार वस्त्र भी अलग अलग होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पश्चिमी संस्कृति में विवाह के अवसर पर सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं, ठीक है, और जब किसी की डेथ हो जाती है तो काले कपड़े पहने जाते हैं। और उसी तरह से हमारी संस्कृति में डेथ होने पर सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति ने अगर सफ़ेद कपड़ा नहीं पहना है तो ऐसा नहीं कि उसको बहुत ज़्यादा दंडित किया जाए, बहुत प्रताड़ित किया जाए, ठीक है। लोग एक भावना निकलती है कि हाँ किसी की डेथ हुई है, दुख भरा माहौल है, तो हम उसी प्रकार के कपड़े पहन के जाए जो वास्तव में हैं, ठीक है। कोई बच्चा है कॉलेज में, स्कूल में जो ड्रेस चल रहा है अगर वो उस दिन नहीं पहन के आया तो ऐसा नहीं कि उसको फांसी की सज़ा हो जाएगी, ठीक है। उसको थोड़ा बहुत डांटेंगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो किस कलर का हम वस्त्र पहन रहे हैं ये जनरीति है, लेकिन वस्त्र धारण करना जो है वो रूढ़ी है, ठीक है, याद रखिएगा। जिसके बिना काम न चले, जो बिल्कुल प्राथमिक आवश्यकता है, प्राथमिक चीज़ें हैं वो रूढ़ी में आएंगी। अगर कोई व्यक्ति नग्न होकर ही स्कूल चला जाए तो उसको बहुत ज़्यादा दंडित किया जाएगा, ठीक है। टीचर से गार्जियन से उसकी शिकायत की जाएगी और उसको बार बार बच्चे चिढ़ाएंगे, काफ़ी समय तक उसको दंडित किया जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से वस्त्र के बिना हम कहीं चले जाएँ तो ये बहुत बड़ा क्राइम माना जाएगा। लेकिन अगर हम सफ़ेद कपड़ा पहन के नहीं गए या फिर उस यूनिफॉर्म को पहन के नहीं गए जो वहाँ पे है, कोडिंग है वहाँ का, तो उसको बहुत बड़ा वो क्राइम नहीं है, ठीक है। तो वो जनरीति है, जबकि वस्त्र धारण करके जाना ये रूढ़ियों में आता है। और अपने मृतकों को दफनाएंगे, देखिए मृतकों को दफनाना भी क्या है, ये रूढ़ी में है, ठीक है। मृतक का कुछ न कुछ करना है। जैसे किसी की डेथ हो गई है, अगर हम उसको दफना रहे हैं या फिर उसको जला रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं तो कुछ न कुछ करना वो रूढ़ी है। लेकिन हम जैसे मान लीजिए मुस्लिम है अगर, तो मुस्लिम अगर दफना रहे हैं, सभी मुस्लिम दफनाते हैं, लेकिन कोरोना काल में बहुत लोगों ने शव को जलाया, ठीक है। तो वो रूढ़ी है, वो शव का क्या करना है, किस कल्चर के अनुसार करना है, ये ये जनरीति है। लेकिन शव को कुछ ना कुछ करना है, चाहे उसको जलाना है चाहे दफनाना है, ये सब क्या है, ये रूढ़ी में आएगा, ठीक है।
मैंने आपको दो चीज़ बताई कि शव को यदि हम जलाते हैं, दफनाते हैं, कुछ भी करते हैं, ये रूढ़ी में आएगा, लेकिन शव को हम किस धर्म के अनुसार, किस संस्कृति के अनुसार क्या करेंगे उसका, ये जनरीति में आता है। ठीक है, तो जनरीति बहुत बड़ा क्राइम नहीं माना जाता, जबकि रूढ़ी बहुत बड़ा क्राइम है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सामाजिक मूल्यों का अंतरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो सामाजिक मूल्यों का अंतरीकरण किया जाता है सामाजिकरण के द्वारा। ठीक है, सामाजिकरण के द्वारा सामाजिक मूल्यों का अंतरीकरण करते हैं। जैसे मान लीजिए आज मान लीजिए हम पूर्वी संस्कृति से रिलेटेड है, भारत के हैं, एशिया के हैं, और हमको पश्चिमी संस्कृति से रिलेट होना है, पश्चिमी कल्चर में जाकर रहना है, तो रातों रात ऐसा नहीं कि हमने कोई गोली खाई और आज हम पूर्वी संस्कृति को जान रहे हैं, पूर्वी कल्चर के अनुसार रह रहे हैं, और कल हम पश्चिमी संस्कृति के अनुसार रहने लगेंगे। ऐसा नहीं होता। बचपन से ही चीज़ों को सिखाया जाता है, बारीकियों को सिखाया जाता है, तब जाकर हमारे अंदर मूल्यों का अंतरीकरण होता है। ठीक है, तो ये सामाजिकरण के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन व्यवहार को सबसे अधिक नियंत्रित करता है? तो व्यवहार को सबसे अधिक नियंत्रित करती है प्रथा। ठीक है, ऐसी बहुत सी प्रथाएं थी, समाज में व्याप्त थी। हमने अपने इतिहास में देखा हुआ है कि वो प्रथाएं जो थी बहुत ही दबावमूलक प्रभाव डालती थी। ठीक है, और उन प्रथाओं का पालन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। यदि कोई व्यक्ति उन प्रथाओं का पालन नहीं कर रहा है तो उसको घोर दंड दिया जाता था। जैसे मान लीजिए दहेज प्रथा है, तो दहेज में प्रथा में सबको मानना ही, यदि कोई व्यक्ति दहेज नहीं देता है तो सभी के द्वारा उसकी आलोचना की जाती थी। ठीक है, और उसी तरह से सती प्रथा थी। तो सती प्रथा में सभी स्त्रियों को यह पता था कि यदि उनके पति की डेथ होती है तो उनको आग में जलाया जाएगा। ठीक है, तो सती प्रथा भी थी। इसी तरह से और भी जो भी प्रथाएं थी, कोई भी प्रथा यदि समाज में हो, ठीक है, तो उस प्रथा को मानना जो है एक दबावमूलक प्रभाव समाज का होता है और उसको मानना ही पड़ता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा मानव के व्यवहार को नियंत्रित करने में प्रथा को रखा गया है, क्योंकि इसका पालन न करना एक बहुत ज़्यादा दंडनीय अपराध माना जाता है। ठीक है, समाज के द्वारा उसकी बहुत ज़्यादा आलोचना की जाती है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, सामाजिक मूल्यों की अवधारणा किसने दी? तो आप जानते ही हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ में सामाजिक मूल्यों की अवधारणा जो है वो राधा कमल मुखर्जी ने दी है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि नकारात्मक रूप से रूढ़ियों को क्या कहा जाता है? नकारात्मक रूढ़ियाँ, देखिए सकारात्मक रूढ़ियाँ हैं वो आपको क्या करना है ये बताती हैं। ठीक है, जैसे हमको दिवाली में दिए जलाने हैं, होली में हमको सभी को तिलक लगा के उनका आशीर्वाद लेना है। ठीक है, और हमको विवाह के अवसर पर ऐसा करना है, ये 7 वचन होता है, अग्नि के फेरे होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें होता है, तो ये सकारात्मक है। नकारात्मक में हमको क्या नहीं करना चाहिए, ये नकारात्मक है। ठीक है, जैसे हमको इस समुदाय के अंदर विवाह नहीं करना चाहिए। ठीक है, पिता की इतनी पीढ़ी में विवाह नहीं करना चाहिए, रक्त संबंधी में विवाह नहीं करना चाहिए, या फिर कुछ और भी नीतियाँ होगी, हमको उससे संबंधित चीज़ें बताई जाती हैं कि हमको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जैसे हमारे हिंदू धर्म में भी देखा जाता है कि बृहस्पतिवार को बाल नहीं धुल सकते। ठीक है, और भी कितने कई दिन होते हैं जिसमें हम बाल नहीं धुल सकते। तेल लगाने का भी एक निश्चित दिन होता है कि इसके अलावा हम तेल नहीं लगा सकते, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। ठीक है, और उसके अलावा मंथ में एक या 2 बार एकादशी पड़ता है, तो उस दिन चावल नहीं बनता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत से हमारे अंदर हमारे हिंदू धर्म में बहुत सी रीतियाँ हैं। ठीक है, तो उससे संबंध में एक टैबू बना हुआ है कि ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। तो टैबू का मतलब नकारात्मक रूढ़ियाँ होती हैं। ठीक है, यानी जो कार्य करने के लिए हमारे समुदाय के द्वारा, हमारी संस्कृति के द्वारा हमको निषेध किया गया, मना किया गया है, वही टैबू है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि सामाजिक प्रतिमानों की अनुपस्थिति में किसका अस्तित्व संभव नहीं? तो सामाजिक प्रतिमानों की अनुपस्थिति में समाज का अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि समाज में कैसे व्यवहार करना है, किस व्यवहार का क्या मानदंड होता है, और कितने एज में हमको किस ढंग से व्यवहार करना है, बड़े से छोटे के छोटे से बड़े में किस तरह से व्यवहार करना है। ठीक है, तो इसके लिए समाज में एक निश्चित निर्धारित मानदंड बना हुआ है जिसको हम सामाजिक प्रतिमान कहते हैं। और यदि ये प्रतिमान ना रहे तो जंगल राज शुरू हो जाएगा। छोटे के जो कमज़ोर लोग हैं उनका शोषण होगा, जो मजबूत लोग हैं उनके द्वारा। ठीक है, आपस में ही लोग एक दूसरे को मार काट शुरू कर देंगे, तो समाज का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो समाज रहे, समाज बचा रहे, समाज बना रहे, इसके लिए सामाजिक प्रतिमान आवश्यक है। यानी कौन से कार्य कैसे करने हैं, इसके लिए एक निश्चित नियम बना रहना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक प्रतिमान नहीं है?
तो सामाजिक प्रतिमान नहीं है। जनरीति भी देखिए सामाजिक प्रतिमान है, रूढ़ि भी है, निषेध भी है, ठीक है। लेकिन जादू जो है वो किसी सामाजिक प्रतिमान में नहीं आता। जादू में क्या होता है कि हम किसी अलौकिक शक्ति को अपने वश में करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास करते हैं। जैसे धर्म हो गया, धर्म में हम अलौकिक शक्ति से अनुनय विनय करके प्रार्थना करके अपने आवश्यकता की पूर्ति का प्रयास करते हैं। लेकिन जादू में हम शक्ति को अपने वश में करते हैं, ठीक है, ये होता है। तो जनरीति, निषेध और रूढ़ ये तीनों ही सामाजिक प्रतिमान है, जबकि जादू सामाजिक प्रतिमान नहीं है। और जब भी नहीं वाले क्वेश्चन आते हैं तो पहले नहीं को आप अंडरलाइन कर लिया कीजिए ताकि क्वेश्चन को गलत होने की कोई संभावना ना हो। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों को कितने भागों में बांटा। तो राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों को 2 भागों में बांटा था, साध्य मूल्य और साधन मूल्य, ठीक है। तो याद रखिएगा, मूल्यों के संस्करण की बात उन्होंने 3 भागों में की थी, लेकिन मूल्यों को बांटने की बात है तो 2 भागों में बांटा था उन्होंने। अक्सर बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अवसर की समानता किसका उदाहरण है। तो अवसर की समानता किसका उदाहरण है? प्रतिमान का नहीं है, रूढ़ि का नहीं है, कानून का नहीं है। ये देखिए, ये है मूल्य का उदाहरण, ठीक है। तो हमें समान अवसर मिले, सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिले, ये जो है मूल्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये हमारे देश का लोकतांत्रिक मूल्य है कि सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिले, सभी व्यक्तियों को समान माना जाए, ठीक है। ईमानदारी हो गया, देशभक्ति हो गया, ठीक है, सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिले, ये भी मूल्य है। और जाति धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, तो ये लोकतांत्रिक मूल्य ये सब आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि अधिकांश संस्थाएं लोकरीतियों से प्रारंभ होकर प्रथाओं से होती हुई लोकाचारों में विकसित होती हैं। तो ये जो कथन है ये किसका कथन है? इसमें देखिए संस्था और लोकरीतियों के चरणबद्ध चरण उसके विकास को बताया गया है, ठीक है, कि किस तरह से शुरुआत होती है और कैसे जाकर पूरी तरह से एक संस्था बनकर तैयार हो जाती है, ठीक है। तो इसमें समनर ने संस्था के विकास को समनर ने स्पष्ट किया। तो इसमें आपको ये चीज़ दिमाग लगा के समझनी होगी कि आखिर कहा क्या जा रहा है। मान लीजिए कोई कोटेशन है, उस कोटेशन का हमको नहीं पता है कि इस कोटेशन के राइटर कौन है, तो उस कोटेशन में क्या बात कही जा रही है, किसका विचार निकल के आ रहा है, इसके आधार पर भी हम लगा सकते हैं कि कौन सा राइटर है, इसमें कौन सा थिंकर है, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि विशेष अवसरों पर निभाए जाने वाले प्रतिमान क्या कहलाते हैं। तो विशेष अवसरों पर निभाए जाने वाले प्रतिमान जो है वो शिष्टाचार कहलाते हैं, ठीक है। तो शिष्टाचार मतलब कि हम विशेष अवसर पर कभी कभार ही ऐसा होता है कि हमारे यहाँ कोई बड़े बूढ़े आए, हमारे मेहमान आए, ठीक है, तो उनके लिए हमको एक शिष्टाचार निभाना होता है। बहू है, उसको ससुराल में जाकर भी शिष्टाचार निभाना होता है। तो कभी कभी ही ऐसा अवसर आता है, ऐसा नहीं कि हम सुबह भी शिष्टाचार निभाएं, शाम को भी, दोपहर में भी एक शिष्टाचार के लिए ही दौड़ रहे हैं कि अरे हमको इसमें ये निभाना था, हमने किया नहीं, ठीक है। तो शिष्टाचार का एक विशेष अवसर होता है, एक विशेष समय होता है, कभी कभी होता है ऐसा, ठीक है। तो ये शिष्टाचार में आता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि निश्चित समय के लिए होने वाला परिवर्तन शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो निश्चित समय के लिए जो परिवर्तन होता है वो धुन कहलाता है, ठीक है। यानी कि एक ऐसा परिवर्तन जो केवल थोड़े से समय के लिए रहता है, यानी ये भी एक फैशन का रूप है, लेकिन बस थोड़े समय के लिए जीवित रहता है, ठीक है। तो फैशन में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो लोकप्रिय होती हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोकप्रिय नहीं होती, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई डिज़ाइनर है, उसने कोई लहंगा डिज़ाइन किया, फिर कोई उसने सूट डिज़ाइन किया, ठीक है। तो एक बार 2 बार किसी ने पहना, फिर वो ख़त्म हो गया, उसको किसी ने पसंद नहीं किया तो उसको बाय नहीं किया, ठीक है। तो अगर उसको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, ज़्यादा लोग बाय करते हैं, ज़्यादा कंपनी में बनता है वो, तो क्या होगा, वो फैशन का रूप धारण कर लेगा। लेकिन केवल कुछ समय की बात है तो वो धुन में आएगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जब भी कोई नई डिज़ाइन निकलती है तो पहले वो कुछ लोग ही धारण करते हैं उसको, कुछ लोग ही पहनते हैं, तो धुन में आता है। जब ज़्यादा लोग उसको पसंद करने लगे, ज़्यादा लोग बाय करने लगे, ज़्यादा लोग खरीदने लगे, तो वो फैशन में आ जाएगा, ठीक है, प्रचलित हो जाएगा वो। तो प्रचलित होने के पहले कोई भी फैशन हमेशा धुन होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा। तो आंसर की नंबर 93 आपके सामने है, इसको आप देख लीजिएगा। और मूल्य मानदंड प्रथा और जनरीतियों लोकरीतियों से संबंधित और भी वीडियोस बन चुके हैं, इसमें और भी क्वेश्चंस उससे रिलेटेड आपको बताया जा चुका है। तो इसलिए इसमें 20 क्वेश्चंस ही केवल बताए गए हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं, ठीक है। और अपनी तैयारी आप अच्छे से रखिए। और बहुत से क्वेश्चंस मैंने बताया है, आगे भी बताती रहूँगी। और इसके अलावा कुछ टॉपिक पहले क्वेश्चंस का कुछ देख लें, कुछ क्वेश्चंस
ज़्यादा हो जाए तो टॉपिक्स को शुरू करेंगे, ठीक है। और चूँकि अभी मुझे भी समय ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है, इसलिए क्वेश्चंस ही ज़्यादा दे रहे हैं। और टॉपिक्स को शुरू करेंगे तो हफ्ते में एक टॉपिक, बाकी हफ्ते के 6 दिन और जो रहेंगे उसमें क्वेश्चंस लगे रहेंगे। तो ऐसे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और बहुत अच्छे से आप पढ़िए, बिल्कुल। कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा है, हर साल आपका कंपटीशन डबल से भी ज़्यादा हो जा रहा है। तो अपने ऊपर भरोसा रखिए। और ख़ासकर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पहले भी वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, जो पहले पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन करें। जब रिवीजन हो जाएगा तो उनके अंदर आत्मविश्वास आएगा कि हाँ हम भी कर सकते हैं। तब उनको पता चलेगा कि हाँ उनकी तैयारी जो है किस लेवल पे जा रही है और क्या क्या कमियां हैं, ठीक है। बिल्कुल लगे रहिए और मैं तो आपके साथ हूँ ही, ठीक है। तो आपकी मंगल कामना के साथ, आपके भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।